नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बचपन से स्कूल में बहुत सी कहावतें आपने सुनी होगी। उसमें से एक कहावत मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इसका अर्थ आपको मालूम ही है कि जब कोई नाकाम होता है, जब कोई चीज़ नहीं कर पाता है, जो उसे हासिल नहीं हो पाती है, तो फिर वो किसी दूसरी चीज़ पर गुस्सा निकालता है। वो कहावत कल जो मैंने कहा था ना, सर्वदलीय बैठक की नौटंकी, उस नौटंकी में वो कहावत चरितार्थ हुई। जब देश के विदेश मंत्री कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई हम इतने बड़े देश, हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे, लेकिन इतना बड़े अवसर पर मीडिएटर की मध्यस्थता की भूमिका के लिए पाकिस्तान आगे आ रहा है। मतलब इतना बड़ा युद्ध जहाँ पर अमेरिका इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है और उसकी वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, उसकी मध्यस्थता का मौका भारत को नहीं मिल रहा, पाकिस्तान को मिल रहा है। तो हमारे विदेश मंत्री कहते हैं ये कि हम दलाल मुल्क नहीं हैं। इतना बड़ा शब्द देश के विदेश मंत्री इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे देश के लिए जो मध्यस्थता कर रहा है। हम दलाल मुल्क नहीं हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस देश के सभी सत्ताधारी लोगों को ये बीमारी क्यों लग जाती है कि अपनी ही बातों को भूल जाते हैं। इन्हीं विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले एक चैनल पर छाती ठोक कर कहा था कि हाँ, मैं गवाह हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल और यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाया था। तब ये कहावत किस पे लागू होती थी? देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि वॉर रुकवा दी, माई आंसर इज यस। कैसे रुकवाई, मैं खुद विटनेस हूं, मैं साक्षी हूं। आई कैन गिव यू द डेट, आई कैन गिव यू द टाइम, आई कैन टेल यू फॉर हाउ लॉन्ग, आई कैन टेल यू कैसे किया। अब बताइए, कुछ महीने पहले छाती ठोक के कह रहे कि हाँ हमने युद्ध रुकवाया, और अब जब आपको युद्ध रुकवाने की जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, आपके सबसे बड़े दुश्मन को मिल गई, उस दुश्मन को जिसके नाम पर आप हर बार राजनीति करते हैं। और हम भी मानते हैं कि पाकिस्तान हमसे हर चीज़ में छोटा है, हर चीज़ में कम है। उसके बावजूद राजनीतिक मानचित्र पर आज आपकी गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान का कद इतना बड़ा हो गया कि वो जो है मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो रहा है। और अमेरिका, जिसकी दोस्ती में आपने ये सब गंवाया, वो अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। और फिर जब आपसे सवाल पूछो तो सवाल के जवाब में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है। सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देने की कोशिश हुई है, लेकिन संतोषजनक नहीं है। हम लोग की जो पुरानी मांग है कि इस पूरे मसले पर लोकसभा में और राज्यसभा में बहस होनी चाहिए। 193 और 170 के आधार के पर बातचीत होनी चाहिए, तभी जाकर लोगों को संतुष्टि होगी। ठीक है, हम लोगों ने उनकी बात सुनी है, लेकिन बहुत से इशू ऐसे थे जिस पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। सर, सरकार ने ये कहा है क्या कि हम युद्ध नहीं चाहते? प्रधानमंत्री के ट्रम्प से बात हुई है, वो युद्ध नहीं चाहते, ऐसा कहा है सरकार ने? तो सरकार तो कह ही रही है, सरकार को कहने से क्या होगा। लेकिन हकीकत ये है, जो सच्चाई है कि युद्ध तो चल रहा है, और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमज़ोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है, और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। अब आप इसको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? दिख रही है कि सरकार की खिसियाना दिख रहा है कि लगातार बढ़ रहे प्रेशर और आने वाली मुसीबत से बचने के लिए हर संभव जहां हाथ पैर मार सकते मारे। और ऐसे में जब कोई जवाब नहीं सूझ रहा तो फिर इस तरह का जो है भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देश में सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि न तेल की किल्लत है, न एलपीजी की किल्लत है, फिर भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन सभी शहरों में पेट्रोल पंपों पर भी भारी लाइनें हैं। एलपीजी के लिए लोग लाइनें लगा के खड़े हैं, फिर भी नहीं मिल रहा। अगर ये बात सही है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, ईरान ने भी हमारे जहाज़ को आने की इजाज़त दे दी है, तो फिर लोगों में ये दहशत क्यों है? क्यों है ये लोगों में दहशत? इसलिए जब मैं इस बारे में सोचा तो एक अचानक टीवी की एक क्लिप मेरे सामने आई और मुझे उस शख्स की बात पर बड़ा दम लगा, जहाँ पर एक चैनल
पूछ रहा है लोगों से, और एक इंसान ने कहा कि दरअसल अगर मोदी जी ने सदन में देश को तैयार रहने को नहीं कहा होता तो शायद देश में ये कन्फ्यूजन फैलता ही नहीं। मतलब लोगों के दिलों में, दिमाग में जो गलत फहमी डाली है, क्या वो मोदी जी ने डाली है? ये मोदी जी अगर ना बोलते सदन में, कोरोना जैसा आप इंतजाम कर ले तो ऐसा पैनिक हाल ना होता। ये उन्होंने गलत बयानी करने की वजह से ये ऐसी जनता में सब लोग करने लगे। आप भी टंकी फुल कराए ले रहे हैं? टंकी कैसे फुल कराएं? पैसे तो होने चाहिए फुल कराने के लिए। पहले तो जेब फुल होनी चाहिए तो टंकी फुल हो जाएगी। जेब में पैसा ही नहीं है, कहीं चलाने आए तब भी लाइन लगेंगे। कहीं डर है कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा? आप डर वैसा है ही नहीं, हम लोग का रिलेशन वैसा है ही नहीं। गैस के लिए है, गैस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गैस की भी दिक्कत है? गैस की है, सबकी दिक्कत है, किराएदारों लोगों के लिए दिक्कत है। वो सब लोग छोड़ छोड़ के चले गए अपने अपने घर। ये कितनी पते की बात ये शख्स बोल रहा है। अगर आप ध्यान से सोचो तो बात तो सही लगती है। एक ज़माने में शरद पवार के बारे में मशहूर था, जब वो कृषि मंत्री थे, कि उनके कुछ जो है वो चीनी मिल मालिक दोस्त थे, तो वो अक्सर इशारे दे दिया करते थे कि चीनी की शॉर्टेज होने वाली है, ताकि उनके दोस्त संभल जाएं। उसी तरह का यहाँ भी किसको इशारा था मुझे नहीं मालूम। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये सब होने के बावजूद भी बीजेपी के कुछ लोग अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आते। और जब मैं बीजेपी की घटिया राजनीति की बात करता हूँ ना, तो उसकी टॉप लिस्ट में निशिकांत दुबे का नाम ज़रूर शामिल होता है। निशिकांत दुबे ने एक बार फिर वो हरकत की है कि जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ झलकती है। राहुल गांधी ने कल जो है केरल की रैली में जाना था, वहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रैली को संबोधित किया और उसमें बताया कि किस तरह से उनकी मां सोनिया गांधी एडमिट है सर गंगाराम हॉस्पिटल में उनके साथ। उस पर निशिकांत दुबे क्या लिखते हैं, देखिए। निशिकांत दुबे लिखते हैं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का इलाज जिस अस्पताल गंगाराम में हो रहा है वो प्राइवेट अस्पताल है, वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता। यदि एम्स में इलाज कराते तो आप वहाँ 60% आरक्षण के डॉक्टर से मिलते। क्या आपका भरोसा सरकारी अस्पताल में नहीं है? उनका इलाज भी डॉक्टर अरूप बासु कर रहे हैं, जो आरक्षित वर्ग से नहीं है। सोनिया जी के स्वस्थ होने की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस की क्या हालत बनाई है? जॉर्ज सोरोस के कहने पर आज आप समाज को देश को क्यों तोड़ना चाहते हैं? निशिकांत दुबे एक तो इस ट्वीट के जरिए अपनी घटिया मानसिकता इस देश के सामने रख रहे हैं, और दूसरा उनकी मानसिकता इससे भी साफ होती है कि वो और उनकी पार्टी क्या सोचती है आरक्षण को लेकर, कि वहाँ पर आरक्षित डॉक्टर नहीं है, इसलिए राहुल गांधी के किसी की बीमारी का इलाज वो जहाँ चाहे वहाँ कर सकते। राहुल गांधी ने कभी ये थोड़ी कहा कि जो आरक्षण से डॉक्टर हैं उनसे इलाज नहीं कराता। उन्होंने ये कहा था और कहा है उन्होंने हमेशा से कि भाई किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाइए, वहाँ जाके पूछिए कि कितने डॉक्टर आरक्षित वर्ग से, ओबीसी है, दलित है, पिछड़े, ये बोला उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इन डॉक्टरों से इलाज नहीं कराना चाहिए, या किसी भी ना उन्होंने कभी ये कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को इलाज नहीं कराना चाहिए। जब माँ की तबीयत खराब है, आदमी सबसे बेस्ट ढूंढता है ना। और ना उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उस हॉस्पिटल में गया, मुझे तो एक भी ओबीसी डॉक्टर नहीं मिला, मुझे एक भी दलित डॉक्टर नहीं मिला, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। फिर निशिकांत दुबे सोनिया गांधी की बीमारी को लेकर भी राजनीति कर रहे हैं, शर्म की बात है। और उन्हें जवाब भी फिर ऐसा है, आजकल मैंने ये देखा है कि विपक्ष भी एक तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाता है तुरंत। सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष की बाकी पार्टियां भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देखिए क्या जवाब दिया है दुबे जी को। तुरंत कहा कि निजी स्वास्थ्य निर्णय को राजनीतिक हथियार बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दुबे जी का ये कहना है कि किसी व्यक्ति का प्राइवेट या सरकारी अस्पताल चुनना आरक्षण पर भरोसे का संकेत है, पूरी तरह से अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। इलाज का फैसला परिस्थिति, विशेषज्ञता और चिकित्सीय ज़रूरतों के आधार पर होता है, ना कि किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर। ये तो मैंने एक दिखाया आपको। बहुत से लोग हैं जो निशिकांत दुबे को वो आईना दिखा रहे हैं। फिर एक याद आपको, यही निशिकांत दुबे जी ने और इनके साथियों ने राहुल गांधी के पहनावे पर भी सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी निकर क्यों पहनते हैं, छोटी पैंट क्यों पहनते हैं, पार्लियामेंट में ऐसे कपड़े पहन के क्यों आते हैं। उस पर भी कांग्रेस को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। सही और सबसे मज़ेदार जवाब मालूम है कौन दे रहा है? अखिलेश यादव।
कहाँ पे? तो क्या पहनना है? नेकर पहन के जाना है क्या? है? क्यों बैन होना चाहिए? देखिए, किरण रिजिजू अच्छे आदमी है, वो समझदार आदमी है, हमारा उनका बहुत एक दूसरे को जानते हैं, वो मिनिस्टर हैं बीजेपी के, लेकिन ड्रेस कोड कैसे लागू कर सकते हैं? तो ड्रेस कोड के नेकर लागू करोगे? आपने खुद नेकर छोड़ दिया, आप भी तो पैंट पहन रहे हो। नहीं, हम तो तैयार हैं, अगर सब बीजेपी वाले वही नेकर पहने तो वही पुराना वाला, तो हम भी तैयार हैं। तो ये सोच है बीजेपी की, ये सोच है। मतलब मैं पूरी बीजेपी, जब मैं बीजेपी कहता हूँ ना, कई बार मैं तरस भी आता है कि क्योंकि मुझे मालूम है कि बीजेपी में सारे नेता एक जैसे नहीं हैं। जो ओरिजिनल बीजेपी के लोग हैं, जो ओरिजिनल बीजेपी के लोग हैं, जो अटल आडवाणी के टाइम से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो इस विचारधारा के, वो ऐसी मानसिकता के नहीं है। विचारधारा उनकी वही है, हिंदू राष्ट्र वाली, वो मैं मानता हूँ, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इतना नीचे गिरने वाले बहुत से लोग हैं जो बीजेपी में हैं, जो इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन क्या करें, पार्टी का नाम बीजेपी है, इसलिए हमें बीजेपी बोलना पड़ता है, और उसमें समूची बीजेपी लपेटी जाती है। क्योंकि जब हम कांग्रेस की भी खिंचाई करते हैं, कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं पे सवाल उठाते हैं, लेकिन कहा कांग्रेस ही जाता है कि कांग्रेस ने ये किया या कांग्रेस के अंदर ऐसा हो रहा है। तो ये गेहूं के साथ घुन जिसको पिसता है ना, कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसता है, ये वही कहानी है। लेकिन हम अखिलेश यादव की बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब थोड़ा सा मैं तीसरी तरफ आपको ले जाता हूँ। पहले आपको मैं इंटरनेशनल ले गया, फिर बीजेपी की राजनीति में। अब जरा उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है, वहाँ कांग्रेस क्या करना चाह रही है, ये समझने की भी ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कुछ तो है जो उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस नया करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कुछ खेल करना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, वरना आप सोचिए, एक ही दिन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जाते हैं किसके घर? समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता, बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान के घर। आजम खान अभी हिरासत में, जेल में है, तो उनके परिवार से मिलते हैं, हालचाल पूछते, जो भी है, चलिए राजनीतिक बयानबाजी अलग बात होती है, मिलते हैं। और उसी दिन दूसरी तरफ आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस के सबसे प्रखर और सबसे ज़्यादा बोलने वाले, सबसे तीखे प्रहार करने वाले दिग्विजय सिंह कहाँ जाते हैं? अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए। एक जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता के घर, बड़े मुस्लिम नेता के घर, और दूसरा नेता दिल्ली से जाता है राम मंदिर के और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। जबकि अभी तक, जब से राम मंदिर बना है, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता एज स्पेशली राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गया। लेकिन जैसे ही राज्यसभा की सदस्यता का टेन्योर पूरा हो रहा है दिग्विजय सिंह का, दिग्विजय सिंह पहुंच जाते अयोध्या। और ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह वहाँ जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ये पता ना हो। कांग्रेस पार्टी को पता था दिग्विजय सिंह वहाँ जा रहे हैं, और जाके न सिर्फ गए, पूरे दमखम से जो कांग्रेस का स्टैंड है वो भी रखा। जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है, इसलिए जब मुझे बुलावा आया तो मैं उपस्थित हो गया। कैसा लगा अंदर मंदिर और भगवान का दर्शन किया? मंदिर के ऊपर देखिए, मंदिर में प्रभु के अगर दर्शन करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। मंदिर देखा, पूरा मंदिर कंस्ट्रक्शन देखा, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हम लोगों का भी योगदान है उसके अंदर है, हम लोगों ने भी पैसा दिया है। आप लोगों ने राशि भी दिया था? दिया। जी, क्या कहना, हनुमानगढ़ी भी आपने दर्शन पूजन किया, उसके विषय में क्या कहना? हनुमान देखिए, जी क्या मांगा आपने? देखिए, हनुमान भगवान प्रभु राम के यहाँ आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें वो तो संभव नहीं है ना। जैसा कि लोग कहते थे कांग्रेस के लोग दर्शन नहीं करना चाहते थे। ऐसा है, हर व्यक्ति कांग्रेस में अपने अपने आस्था अनुसार धर्म का पालन करता है। हम धर्म का दुरुपयोग न तो व्यवसाय के लिए करते हैं, न राजनीति के लिए करते हैं। हमारी आस्था जो भी जिस धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो,
चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, हर व्यक्ति अपने धर्म का आस्था अनुसार पालन करता है, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करना। अब आप इन दोनों घटनाओं से, एक ही दिन की इन दोनों घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहे हैं, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। मेरा निष्कर्ष तो ये निकलता है कि एक ही दिन में दो अलग जगह और दो अलग समुदायों को, दो अलग धर्मों को निशाना बनाना, या यूं कहें कि एक संकेत देना, पार्टी की आने वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी है उसकी ओर इशारा है। सोचिए, अगर अजय राय आजम खान के घर पहुंचते, सिर्फ अजय राय आजम खान के घर पहुंचते और ये तस्वीरें सामने आती, खबर सामने आती, पहली बात तो ये मैसेज देने की कोशिश की जाती कि देखिए, कहा था ना, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। दूसरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में फ्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की जाती। लेकिन ठीक उसी दिन वहां जाते हैं कौन? दिग्विजय सिंह। सोचिए, अगर दिग्विजय सिंह भी अकेले जाते, अजय राय यहां ना जाते, दिग्विजय सिंह राम मंदिर जाते, फिर क्या हेडलाइंस बनती? कांग्रेस में फूट, राहुल गांधी के खिलाफ बगावत, राहुल गांधी की मर्जी के बगैर दिग्विजय सिंह पहुंचे रामलला के दर्शन के लिए, यही हेडलाइन बनती ना। और मुसलमानों में संदेश देने की कोशिश की जाती कि मुसलमानों, तब बीजेपी तो नहीं शायद डायरेक्टली, फिर ओएसी जैसे लोगों के जरिए मैसेज दिया जाता कि देखो मुसलमानों, कांग्रेस सिर्फ तुम्हें वोट की तरह इस्तेमाल करती है, दरअसल है तो वो भी बीजेपी की सोच की पार्टी। फिर ये मैसेज दिया जाता, यानी दोनों तरह से कांग्रेस को नुकसान होता। लेकिन एक ही दिन में दो बड़े नेताओं का दो अलग अलग जाना और दो अलग अलग समुदायों को संदेश देना, क्लियर है कि उत्तर प्रदेश को एक मैसेज देना है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ है। कांग्रेस का पुराना स्टैंड है माइनॉरिटी के साथ, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन दिग्विजय सिंह के थ्रू ये मैसेज दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर हम माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करते हैं तो हम हिंदू विरोधी है। कांग्रेस हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी विरोधी है। और कांग्रेस लगातार इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करेगी कि बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, बीजेपी हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं है और बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। बीजेपी राजनीति के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, जबकि कांग्रेस सही में हिंदू धर्म को मानती है, सम्मान करती है, और जितना माइनॉरिटी या मुस्लिम समुदाय को सम्मान देती है, हिंदुओं का भी उतना ही सम्मान करती है। ये क्लियर मैसेजिंग फिलहाल तो इस दोनों नेताओं के दौरों से मुझे लग रहा है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये एक ऊपरी जो हम सबको दिखाई दे रहा है, वो है सतह के नीचे क्या पक रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको और स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा और जानना पड़ेगा। जब मैं थोड़ा सा और खोजूंगा कुछ इसके बारे में, तब आपसे ज़रूर इसका भी राब्ता करूंगा। और कल के वीडियो में आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने मैसेज दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, उसके लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जहां आप लोगों ने कहा कि नहीं, आप लगे रहिए, जो काम कर रहे हैं हम आपके साथ हैं और आप छोड़िएगा नहीं। मैंने देखिए कल भी कहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम छोड़ेंगे। सरकार से सवाल पूछना तो छोड़ ही नहीं सकते, या तो तभी छोड़ पाएंगे। पत्रकार तभी रिटायर होता है जब उसका जाने का वक्त हो जाता है दुनिया से, तब तक वो पत्रकार नहीं मर सकता। तो जब तक हूँ तब तक तो सरकार से सवाल पूछूंगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। मैंने परसों देखा होगा, हिमाचल की सरकार से भी, कांग्रेस की सरकार है, उसको भी कटघरे में खड़ा किया, उसके फैसलों को कटघरे में खड़ा किया है, सवाल पूछे, ऐसे ही पूछूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जब दौर बुरा चल रहा है कांग्रेस का, क्योंकि प्रचार प्रसार का कोई साधन है नहीं, उस वक्त में जो लोग साथ दे रहे हैं, या जो लोग उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या जो लोग उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कम से कम उनके जख्मों पर नमक ना छिड़किए कि जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं आपके लिए, आप उन्हें ही अपनी शानदार शामों में बुलाइए और उनके साथ इस तरह से बिहेव कीजिए कि दरअसल
वही स्टार है, हम सब जो साथ देने वाले हैं हमारी कोई औकात नहीं है। ये फीलिंग मुझे उस दिन आई, खास करके मैं आलोक शर्मा और जो उपाध्याय हैं जो वो छोड़ के गए थे चित्रा का शो, उन दोनों से ये उम्मीदें नहीं थी मेरे को, क्योंकि ये दोनों सबसे प्रखर हैं जब चैनलों पे डिबेट करते हैं, ये एंकरों को सुनाते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई बीजेपी का नेता किसी जो हम जैसे पत्रकार हैं जो सवाल पूछते हैं, हमें बुलाया हो या हमसे मिलता हो? हम तो छोड़िए, मैंने फिर कहा मैं बहुत छोटा हूँ, अजीत अंजुम हो गए, ध्रुव राठी हो गए, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, ये जो बड़े बड़े हैं, कभी देखा कि वो बीजेपी का नेता इनसे हाथ भी मिलाता हो? अपने यहाँ पर दावत पे बुलाना तो दूर की बात, कभी इनसे हाथ मिलाते भी देखा है या इनके से सीधी बात करते हुए, इनकी तारीफ करते हुए देखा है? इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे ज़रूर दर्ज कराते हैं। तो यही बीमारी कांग्रेस में ही क्यों है, मेरा कल ये सवाल था। लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना मुझे प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, यूं ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, और दोस्तों से ये भी गुजारिश कीजिए कि बहुत से लोग 70% के करीब मेरे वीडियो जो देखने वाले वो लोग होते हैं जो वीडियो तो रोज़ देखते हैं, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बस एक वीडियो के लाइक का बटन दबाना, दो ही तो चीज़ें हैं, बस छोटा छोटा, हार्डली 2 सेकंड का काम है दोनों चीज़ों का, बस इतना सा कर दीजिए। आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो नोटिफिकेशन म्यूट कर दीजिए। अगर आपको लगे कि भाई जब भी इसका वीडियो आए मुझे पता लगे तो नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बस ये आपकी मर्ज़ी पर ये सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। और वक्त हो आपके पास और आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपकी राय हमेशा सिर माथे। नमस्कार।